वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीसीएस के लिए चलिए प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, तारों का वह समूह जिसका पहचाने योग्य आकार होता है क्या कहलाता है? धूमकेतु, तारामंडल, मेटेरॉइड या उल्कापिंड? तारों का वह समूह जो पहचाना जा सके वो है तारामंडल। बी है इसका आंसर। देखिए, तारामंडल जो है वो तारों का वह समूह है जिसका पहचानने योग्य आकार होता है, तारामंडल कहलाता है। मेटेरॉइड या उल्कापिंड क्या है? चट्टानों के छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। उल्कापिंड जो है वो क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड से छोटे होते हैं या कुछ धूल कण के जितने छोटे भी हो सकते हैं। क्षुद्र ग्रह की बात करें यानी एस्टेरॉइड, तो क्षुद्र ग्रह जो है असंख्य छोटे पिंड हैं जो तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा सूर्य के चारों ओर भी घूमते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है लाइन। इस पे कई बार प्रश्न बनाया गया कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। धूमकेतु की बात करें तो धूमकेतु जमी हुई गैसों, चट्टान और धूल के ब्रह्मांड या स्नोबॉल हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जब किसी धूमकेतु की कक्षा उसे सूर्य के करीब लाती है तो वह गर्म हो जाता है तथा धूल और गैसों को उगलते हुए एक विशाल चमकते सिर में बदल जाता है जो अधिकांश ग्रहों से भी बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? चंद्रमा जो है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है और यह पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। बिल्कुल, एकमात्र पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा ही है और पृथ्वी के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। करेक्ट है दोनों के दोनों, सी है इसका आंसर। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। एक प्राकृतिक उपग्रह जो होता है एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी तरह घूमता है जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल के भीतर स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? मैकमैक, सेरस, प्लूटो, होमिया? बताइए। यह है सेरस। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, बौना ग्रह सेरस जो है वो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र बेल्ट में सबसे बड़ा पिंड है और यह सौरमंडल के भीतर एकमात्र स्थित बौना ग्रह है। यह क्षुद्र बेल्ट का पहला पिंड था जिसे 1801 में ग्यूसेप पियाजी द्वारा देखा गया था और नासा के डॉन द्वारा 2015 में अंतरिक्ष यान द्वारा खोजा जाने वाला सेरस पहला बौना ग्रह बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, अफ्रीका महाद्वीप से होकर निम्नलिखित में से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये तीनों? अफ्रीका कॉन्टिनेंट इसमें कौन सा? ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो इससे होकर देखिए ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी गुजर रही है, 0 डिग्री भी गुजर रही है और ये नीचे है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा यानी मकर रेखा। यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यह है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यह है इक्वेटर लाइन। हिंदी में कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो तीनों की तीनों हैं, तो डी है इसका आंसर। एग्जाम में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। ठीक है। और यह है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से दो गुजर रही है, इक्वेटर गुजर रही है और मकर गुजर रही है। ठीक है, लेकिन कर्क नहीं गुजरती, वो ऊपर से निकल जाती है। देखिए, अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल, नामीब मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल है। अफ्रीका का 2/3 भाग उत्तरी गोलार्ध में है और 1/3 भाग दक्षिणी गोलार्ध में है जहाँ से मकर रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। सौरमंडल में कुछ ग्रहों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार चार कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, बुध में वायुमंडल नहीं है, जो बुध ग्रह है उसमें वायुमंडल नहीं है। शुक्र के 2 चंद्रमा है यानी उपग्रह। बृहस्पति में कोई भूमि नहीं है। शनि ग्रह के वलय बर्फ के पिंड और धूल से बने हैं। देखिए, जो बृहस्पति ग्रह है, ये शनि ग्रह है, इन सबको गैसीय ग्रह बोलते हैं, मतलब इनके ऊपर धरातल ही नहीं है, कोई लैंड हो ही नहीं सकता। जैसे कि कोई पृथ्वी पर लैंड कर सकता है,
मार्स पर जाकर लैंड कर सकता है। तो बृहस्पति में कोई भूमि नहीं है, ठीक है। और शनि के ग्रह के जो वलय हैं वो बर्फ के पिंड और धूल से बना है, ये भी सही है। शुक्र का तो कोई चंद्रमा ही नहीं है, शुक्र का एक भी चंद्रमा नहीं है, यहाँ 2 चंद्रमा लिखा मतलब उपग्रह, और बुध में वायुमंडल नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो 1, 3 और 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं, यानी डी है इसका आंसर। 2 से एलिमिनेट 50% हो जाता। तो शुक्र के 2 चंद्रमा हैं, ये कथन जो है वो गलत है, क्योंकि शुक्र का तो कोई चंद्रमा या उपग्रह है ही नहीं। शुक्र जो है सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है, पहला बुध है, दूसरा शुक्र है और पृथ्वी तीसरी है। शुक्र जो है आकार और द्रव्यमान में सौरमंडल में छठे स्थान पर है और संरचना में समान है ये, ठीक है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी इसको कहा जाता है। और शुक्र का जो वातावरण है वो घना है और विषैला है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदों के बादल हैं, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की वर्षा होती है, जीवन संभव नहीं है इस ग्रह पर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता ही बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। देखिए शुक्र उन 2 ग्रहों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, केवल शुक्र है, और इसके बाद यूरेनस है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, अन्य सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, यानी इनका जो घूर्णन है वो पिछड़ा है। कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता के कारण यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जो तीव्र ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने का काम करता है, ठीक है। विगत कुछ वर्षों में पृथ्वी पर भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कुछ बढ़ गई है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ा है और ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। शुक्र और मंगल ग्रहों के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता कितनी है? 45 से 47%, 52 से 55%, 74 से 77, 95 से 77, 95 से 97%। बहुत ज़्यादा है, जीवन ही संभव नहीं है शुक्र पर। तो शुक्र और मंगल ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता है 95 से 97%, ठीक है। इनको नॉर्मलाइज करते पेड़ पौधे वो है ही नहीं वहाँ। देखिए शुक्र और मंगल पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख घटक है, जो इन गैसों पर गैसीय घटक का 95 से 97% है। कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण गैसीय घटक है। इसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से हरे पादपों द्वारा स्थिर किया जाता है। वो हरे पादप है ही नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस श्वसन की प्रक्रिया द्वारा निःश्वसन के दौरान मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? वायुमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल। यानी ट्रोपोस्फियर, मीजोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, हेक्सोस्फियर। यानी प्रश्न पूछना जा रहा है कि सभी मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं? वो होती हैं क्षोभ मंडल में, यानी जो पृथ्वी का सबसे निकटतम मंडल है, यानी ट्रोपोस्फियर। देखिए क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जहाँ सभी मौसम होते हैं, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, तो डी करेक्ट है। यह पृथ्वी की सीमा के 11 किलोमीटर तक फैली हुई है परत, और क्षोभ मंडल की ऊंचाई पृथ्वी के ध्रुवों पर कम है और भूमध्य रेखा पर अधिक है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है। ओजोन के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत है एक 4 में से? देखिए ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना एक अणु है। ओजोन की एक परत पृथ्वी के समताप मंडल में मौजूद है। ओजोन एक रंगहीन और गंधहीन गैस है। ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है। बताइए। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना एक अणु है, बिल्कुल करेक्ट है, तभी तो O3 कहलाती है। ओजोन की एक परत पृथ्वी के समताप मंडल में मौजूद है और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, पृथ्वी पर जाने से रोकती है। ओजोन एक रंगीन गैस है, ठीक है, और गंध युक्त गैस है। ओजोन एक विशिष्ट तीखी गंध वाली गैस है और हल्के नीले रंग की गैस है। ये गलत है सी वाला स्टेटमेंट। ऑक्सीजन का तो अपरूप है ही, तभी तो O3 है, तो सी गलत है, वही आंसर है। देखिए ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना एक अणु है, जिसे O3 भी कहा जाता है। ओजोन की एक परत पृथ्वी के समताप मंडल में मौजूद है, यानी स्ट्रेटोस्फियर में, जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है।
ऑक्सीजन का प्रूफ है ओजोन। ओजोन या त्रि ऑक्सीजन एक अकार्बनिक अणु है जिसका रासायनिक सूत्र O3। यह एक विशिष्ट तीखी गंध वाली हल्के नीले रंग की गैस है। तो हल्के नीले रंग की गैस है तो रंगीन हो गई ना, रंगहीन थोड़ी हो गई। और तीखी गंध वाली है तो गंधयुक्त हो गई, गंधहीन थोड़ी हो गई। इसलिए सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ये प्रश्न है कथन कारण वाला। ठीक है, ये कथन है, ये उसका कारण है। अगर ये दोनों सही होंगे, स्पष्टीकरण करेगा तो आंसर ए होगा। ये दोनों सही होंगे, स्पष्टीकरण नहीं करेगा तो आंसर बी होगा। इन दोनों में से कोई सही गलत होगा तो आंसर सी और डी में से दिया जाएगा। तो कथन है दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कुल वर्षा का लगभग 86% योगदान देता है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन जून से सितंबर मध्य तक रहता है। जून से मध्य सितंबर तक रहता है। देखिए कथन तो ठीक है, लेकिन जो दूसरा वाला कारण है इसका नहीं मैच कर रहा। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कुल वर्षा का लगभग 86% योगदान देता है। पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन जून से मध्य सितंबर तक रहता है। ठीक है, ये भी ठीक है। स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कुल वर्षा का लगभग 86% योगदान देता है। दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन जून से मध्य सितंबर तक रहता है। तो दोनों के दोनों सही है यहाँ पर ये, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो भी है इसका आंसर। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कुल वर्षा का लगभग 86% योगदान देता है। दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन को गर्म नम मौसम के रूप में भी जाना जाता है। अचानक शुरुआत दक्षिण पश्चिम मानसून की महत्वपूर्ण विशेषता है। मानसून की शुरुआत के साथ तापमान में भारी गिरावट आती है और आर्द्रता का स्तर बढ़ जाता है। बारिश के मौसम में जो तापमान है वो कम रहता है या लगभग एक जैसा रहता है। दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन जून से मध्य सितंबर तक रहता है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं कर रहा। डी है इसका आंसर, मतलब बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है, पूछ रहा है। यह भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति उत्पन्न कर देता है। यह समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता उत्पन्न कर देता है। इसके कारण समुद्र में मछलियों की संख्या कम हो जाती है। यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देता है। एल नीनो के कारण मछलियों की संख्या में वृद्धि होगी या कमी होगी? और पेरू तट के जल का तापमान बढ़ाएगा या घटाएगा? देखिए, एल नीनो भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति उत्पन्न कर देता है। ठीक है, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता उत्पन्न कर देता है और यह जल के तापमान को बढ़ाता है, क्योंकि एक गर्म जल प्रतिरूप है। ठीक है, तो यहाँ कम कर देता है और जल का तापमान बढ़ जाएगा तो मछलियों की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर ही खत्म हो जाएगा उनका। सी डी जो है वो गलत है और यही आंसर है। देखिए, एल नीनो एक जलवायु प्रतिरूप है। ठीक है, जो प्रशांत महासागर में वायुमंडलीय परिसंचरण और तापमान को प्रभावित करता है, जिसका वैश्विक मौसम और महासागर की स्थितियों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। पहला सही है। एल नीनो भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण को विकृत करता है। इससे दुनिया भर के मौसम के प्रतिरूप में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। और एल नीनो समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से प्रशांत और हिंद महासागरों के वर्षा के पैटर्न को बदलता है, जिससे वाष्पन पैटर्न में बदलाव हो सकता है। एल नीनो समुद्र में मछलियों की संख्या को कम कर देता है। ठीक है, लेकिन डी वाला जो है वो गलत है, क्योंकि एल नीनो पेरू तट पर जल के तापमान को कम नहीं करता। वास्तव में एल नीनो परिस्थितियों की विशेषता पेरू तट सहित भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में असामान्य रूप से गर्म समुद्री तापमान है, ना कि ठंडा तापमान, तो बढ़ा देगा। इसलिए गलत है डी। प्रश्न बनते हैं एग्जाम्स में एल नीनो पर बनते हैं, एल नीनो को याद रखिएगा। और इसके विपरीत होता है ला नीना, उस पर बनते हैं। तो 10 प्रश्न ऐड किए गए थे, ये इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट किया फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। साथ ही यूपीएससी सिविल सेवा की भी टेस्ट सीरीज चल रही है। वो प्रश्न जितने भी प्रोवाइड किए जाते हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, उनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए कम से कम एक बार। एक लाइक कर सकते हो आप। धन्यवाद।